लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम ने क्या कहा था कि कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में जितने चार्ज होंगे, जितने चार्ज अवेलेबल होंगे, उन चार्ज के 1/ε0 गुना के बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। अगर सपोज कीजिए कि वहां पर हमारा चार्ज है Q, तो गॉस थ्योरम ने कहा था कि phi = Q/ε0। ये जो गॉस का थ्योरम जो मिला था, इस गॉस के थ्योरम से एक टॉपिक आता है कूलम्ब के नियम को डिराइव करने के लिए। तो कूलम्ब के नियम को, कूलम्ब्स लॉ को हम लोग इसके हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सपोज कीजिए कि हमने कोई एक क्लोज्ड सरफेस लिया, हमने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया, ये हमने माना कि ये जो सरफेस है ये सरफेस एस है और स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है, ये सरफेस एस है। इस सरफेस के सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया Q, और ये सरफेस का जो रेडियस है ये रेडियस हो गया R। आप स्मॉल r ले लें या कैपिटल R ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सपोज कीजिए कि ये जो आपका क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस पर हमने एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर ds। सपोज कीजिए कि ये एलिमेंट्री एरिया है ds। अब इस एलिमेंट्री एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ये सरफेस से ऐसे करके जाएगा इधर ds वेक्टर, ये एलिमेंट्री एरिया वेक्टर हो गया। अब इस यहां पर जो इसके अंदर में जो चार्ज रखा है, सेंटर पर जो चार्ज रखा गया है Q, ये चार्ज Q इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कीजिए ये जनरेट किया इस पर, इस साइड से, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जनरेट किया E वेक्टर। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका वैल्यू तो हम जानते हैं Q/ε0। अब हमें इस पूरे इस क्लोज्ड सरफेस के लिए जो गॉस का थ्योरम है, इस बंद सतह के लिए जो गॉस का प्रमेय है, उससे हमें कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्ब के नियम का डेरिवेशन करना है, उसको ऑब्टेन करना है, उसको निकालना है। बहुत आसान है निकालना। हमने सपोज कीजिए कि ये जो एरिया वेक्टर ds वेक्टर है, इस ds वेक्टर से हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे गॉस थ्योरम से। सपोज कीजिए यहां पर हमने लिख देते हैं कि एरिया वेक्टर यहां पर आपका है ds वेक्टर। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया वेक्टर ds वेक्टर। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो लिखेंगे क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर से होकर विद्युत फ्लक्स। तो ये एरिया वेक्टर है यहां पर ds, मतलब इस एरिया वेक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका एलिमेंट्री मिलेगा, मतलब d phi मिलेगा। d phi = इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर ds वेक्टर। इसको अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इसका फाइनली वैल्यू मिलेगा d phi = E ds cos थीटा। अब यहां पर थीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है। यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर, ये दोनों सेम एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, एक दूसरे पर, यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो ये यहां पर जो थीटा का वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया। तो यहां पर हो जाएगा d phi = E ds cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो यहां पर हो जाएगा d phi = E ds। यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए मिला है? तो ये जो एलिमेंट्री एरिया हमने यहां पर देखा, ये जो आपका एलिमेंट्री एरिया है इतना दूर का, इसके लिए मिला है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका मिल गया d phi। अब हम इसके हेल्प से टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं, कुल फ्लक्स। तो यहां पर हो जाएगा कि टोटल फ्लक्स, इसको बोल सकते हैं कुल फ्लक्स, phi क्या हो जाएगा कि आपका जो d phi है इसके लिए सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। ये जो d phi है इसका, इस पूरे सरफेस के लिए, इस पूरे
पृष्ठ के लिए, पूरे बंद तल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डी एस सरफेस इंटीग्रेशन। अब ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए किसी भी पॉइंट पर हम लेंगे तो कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं। तो यहां पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई को बाहर ले लिया हमने, सिर्फ इंटीग्रेशन जो होगा वो एरिया वेक्टर का होगा डीएस का। अब ये सरफेस इंटीग्रेशन है तो यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, सरफेस किस तरीके का है, किस शेप का है। तो हमने पाया कि यहाँ पर जो ये सरफेस है ये एक स्फीयर है। अब ये एरिया वेक्टर है। अब इतना कहें कि ये एलिमेंट्री एरिया है छोटा सा, अगर हम इस पूरे एरिया का इंटीग्रेशन करें, इस एरिया का पूरे एरिया के लिए निकालें, तो हमें इस पूरे स्फीयर का, इस पूरे गोले का एरिया मिलेगा, पूरे गोले का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहाँ पर हमें हम जानते हैं कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इस पूरे गोले का क्षेत्रफल हो गया। अब इस एलिमेंट्री एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसका यही ना होगा, इससे ज्यादा तो एरिया इसका नहीं मिलेगा। अब यहां पर आपको फाई का वैल्यू मिल गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि गॉस के थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉस के प्रमेय से फाई का वैल्यू क्या होता है गॉस के थ्योरम के हिसाब से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फाई का वैल्यू है गॉस थ्योरम के अनुसार। तो यहां पर हम फाई का वैल्यू रख देंगे, यहां पर रख दिया हमने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर हमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 बाई हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई, इस एप्सिलॉन नॉट को साथ रखा, यहां पर हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल गया। इस गॉस थ्योरम से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया। अब इस यहाँ पर जो वैल्यू मिल गया तो हम इसी से कूलम्ब के लॉ को वेरीफाई ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ड्राइव कर लेंगे उसको। अगर कूलम्ब का नियम जो है, कूलम्ब्स लॉ जो है, ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, आकर्षण या विकर्षण का बल, इसको बताता है। तो बल कब लगेगा ये हमने पढ़ा है। बल कब लगेगा, जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट बल लगाएगा, उस बल को फील करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए, इसके विद्युत क्षेत्र को अनुभव करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0। इस पृष्ठ पर हमने कोई एक टेस्ट चार्ज, जो पृष्ठ आपका दिया गया था स्फेरिकल वाला, उस पर सपोज कीजिए कि हमने रख दिया एक टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश Q0। हम यहां पर लिख देते हैं, पृष्ठ पर परीक्षण आवेश Q0 रखने पर ऐसे करते हैं कि इफ अ टेस्ट चार्ज Q0 is placed on the surface, तब इस Q0 पर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है तो वो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, F इज इक्वल टू Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई विद्युत क्षेत्र दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, आपके पास चार्ज दिया गया है, आपको फोर्स नहीं मालूम है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, F इज इक्वल टू Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख देंगे,
यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा F इज इक्वल टू Q0 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सही से अरेंज करें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q0 Q अपॉन R स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो ये कूलम्ब्स लॉ नहीं है, ये जो फॉर्मूला मिला है यही तो कूलम्ब्स लॉ है। इस दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को ये डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है। यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ का, वो क्या पढ़े थे? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या थे? दो अलग अलग चार्ज थे। यहाँ पर Q0 और Q है, ये दोनों अलग अलग चार्ज हैं। इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब ये फॉर्मूला जो है कर रहा है। तो हमने गॉस थ्योरम से इस फॉर्मूला को डिराइव करना सीख लिया। अब हमारे पास आगे जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। तो गॉस थ्योरम्स के क्या क्या एप्लीकेशन है? गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो आपका अनुप्रयोग होता है वो होता है कि कोई लॉन्ग वायर अगर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, तो उस लॉन्ग वायर पर अगर उसको चार्ज कर दिया जाए, उसको आवेशित कर दिया जाए, तो उस लॉन्ग वायर के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, गॉस के प्रमेय का यूज करते हैं। तो कहा गया कि अत्यंत लंबा तार है, इन्फिनिटली चार्ज्ड वायर है, और उस पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग एक लॉन्ग वायर ले लेते हैं। यहाँ पर लॉन्ग थिन वायर, बहुत ही लंबा और बहुत ही पतला तार है। इतना लंबा है कि इसकी लंबाई के तुलना में इसकी जो मोटाई है, इसके लेंथ के कंपैरिजन में जो इसकी थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अब सपोज कीजिए कि ये जो तार है, ये तार, ये वायर जो है, ये आपका चार्ज्ड है, इस पर आवेश स्थित है, आवेश इस पर उत्पन्न हो चुका है पहले। सपोज कीजिए कि ये चार्ज है, इस पर वायर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने जनरेट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने का कारण यह है कि पॉजिटिव चार्ज जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। हमने पहले ही पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का काम किया था तो हमने यही पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपीरियंस के लिए जब हम लोग टेस्ट चार्ज अप्लाई करते थे तो वो पॉजिटिव ही लेते थे। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि उस पर रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, जो सोर्स चार्ज है उसकी जब फोर्स उस पर अप्लाई होगी तो वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि इंटरनली फोर्स होगी तो उस पर हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इनवर्ट तरफ होगा तो वो ग्रेविटेशन भी क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा ही चार्ज लेते हैं जो बाहर की तरफ आपका फील्ड जनरेट करे, बाहर की तरफ फोर्स जनरेट करे। तो ये आपका इन्फिनिटी लॉन्ग थिन वायर हो गया, अत्यंत लंबा पतला तार हो गया, और इस पर जो आपका चार्ज है वो चार्ज जनरेटेड है, चार्ज इस पर उपलब्ध है, पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कीजिए जितना भी हो, क्यू जनरली क्यू होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चार्ज के रूप में क्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा था बहुत शुरुआत में ही कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का सतत वितरण हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को हम लोग डिनोट करते थे लेमडा से, याद होगा। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिनोट करते थे लेमडा से। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था जो पृष्ठीय आवेश वितरण, उसको हम लोग डिनोट करते थे सिग्मा से। और जो वॉल्यूम आवेश वितरण था, आयतन आवेश वितरण या घन आवेश वितरण, उसको हम लोग डिनोट करते थे रो से। तो ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, मतलब एक रेखीय रूप में है, लीनियर है। इस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्ज जो इस पर बटा है जगह जगह पर, वो रेखीय है, लीनियर है। इसलिए हमने इसका आवेश घनत्व जो माना रेखीय आवेश घनत्व है, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा से। बाकी आगे हम इसके हेल्प से इसके चार्ज का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब इसको हम लोग डिराइव करेंगे तो
इसके मेन पॉइंट्स को लिखना जरूरी होगा। वो मेन पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे इसको कि माना कि एक पतला अत्यंत लंबा तार जिस पर आवेश उपस्थित है और उसका आवेश घनत्व लेमडा प्रति सेंटीमीटर है, लेमडा पर सेंटीमीटर है। यहां पर विद्युत क्षेत्र जो जनरेट होगा, इस पर जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, इस पर टोटल जो आपका जो तार है, इस तार पर आपके चार्ज अवेलेबल हैं। ये अवेलेबल चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर की तरफ होगा, रेडियली ये जो है बाहर की तरफ होगा। अब अगर हमको इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो हमें गॉस के थ्योरम को यूज करके, तो हम ये जानते हैं कि गॉस के थ्योरम जो है ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, बंद सतह के लिए काम करता है। तो इस पर अगर हमें गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है, निकालना है, तो हमें यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ जो है हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन पृष्ठ हम लोग अपने मन से इसके अकॉर्डिंग जो है बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम गॉसियन पृष्ठ जनरेट करते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ से r दूरी पर हम लोग इधर ले लिए और सेम r दूरी पर ही हम लोगों ने इधर भी एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया। गॉसियन पृष्ठ जो आपका बना इस तरह का बना, एक सिलेंडर के आकार का बना, एक बेलन के तरह बना। यहाँ पर हमने माना कि ये जो आपका वायर रखा हुआ है, इस वायर से इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, और यहाँ तक जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन पृष्ठ जो बना है, इसकी जो लेंथ है ये लेंथ l है, और इसकी लेंथ और इस वायर की जो लेंथ है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ओके, अब हमने ये देखा कि ये जो वायर है, ये वायर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कहाँ कर रहा है? रेडियली बाहर की तरफ। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम लेंगे तो सेम डायरेक्शन में जनरेट होगा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो आपका गॉसियन पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इस जगह पर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ पर सपोज कीजिए ये भी एक पृष्ठ है, यहाँ पर ई वेक्टर जनरेट हो रहा है, ये भी एक पृष्ठ है, यहाँ पर भी जो है आपका ई वेक्टर जनरेट हो रहा है। अब हमें जो देखने वाली बात है, यहाँ पर एरिया वेक्टर को देखने वाली चीज है। एरिया वेक्टर कहाँ कहाँ है? सपोज कीजिए कि हमने एरिया वेक्टर इसी पर, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया है, यहीं पर हम लोग एरिया वेक्टर की दिखा दिए, यहाँ पर भी दिखाया है हमने भी। यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया जो है हमने इस हर एक पॉइंट पर दिखाया। ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग। ये सपोज कीजिए जो सरफेस है S1 है, ये जो सरफेस है S2 है, और ये जो सरफेस है आपका S3 है। ये तीनों सरफेस जो है इसके अपने अपने एरिया वेक्टर्स होंगे। क्योंकि इन तीनों का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन तीनों के अपने अपने एरिया वेक्टर S1 है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर एरिया वेक्टर आपको मिल गया DS1 वेक्टर। ये एलिमेंट्री एरिया से हम जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर मिलता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर मिलता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिलता है। तो ये जो एरिया वेक्टर मिला इस सरफेस से परपेंडिकुलर मिला है, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर बनेगा। क्योंकि यहाँ पर सरफेस कौन सा है? S2 है, तो यहाँ पर हमें मिल गया DS2 वेक्टर। और ये सरफेस S3 है, तो यहाँ पर भी हमें जो मिलेगा ये DS3 वेक्टर। ये तीन हमें एरिया वेक्टर मिले, 3 पॉइंट पर, तीनों सरफेस के लिए हमने एक एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया वेक्टर है DS2 और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ये नीचे वाला जो S3 का एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और फर्स्ट सरफेस के लिए S1 का जो एरिया वेक्टर DS1 है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसको हम लोग दिखा देंगे। यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर है, हम ये दिखाएंगे कि DS1 वेक्टर
इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने देखा ds2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds3 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि आपका ये जो एरिया वेक्टर है ds1 एलिमेंट्री एरिया, इससे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर है, पैरेलल है। और यहाँ पर जो ds2 एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर ds3 वेक्टर है ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है। ओके, यहाँ तक उम्मीद है कि समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग आगे काम करेंगे। आगे हमारा जो काम है, हमें देखना है कि फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो वैसे तो हम इसे देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो यहाँ पर कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो सिर्फ आपका S1 सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस, सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लक्स के लिए। इसको हम दिखा भी सकते हैं थ्योरी में, अभी दिखा रहे हैं इसको। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन, ये जनरल फॉर्मूला है। अब ये S1 सरफेस के लिए एक बार, फिर S2 सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला एक बार, फिर S3 सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला एक बार, 3 बार इसको करके हम लोग ऐड कर देंगे। 3 हमारे पास एलिमेंट्री एरिया है, 3 एरिया वेक्टर हैं, 3 सरफेस हैं, तीनों के लिए अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर हम दिखा देंगे फाई E मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फॉर S1। इस S1 के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ds1 वेक्टर प्लस, अब इस S2 के लिए हमने दिखा दिया यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ds2 वेक्टर प्लस, अब इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ S3 E वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ds3 वेक्टर। अब हम इन तीनों को डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा E ds cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 के रिस्पेक्ट बीच में, यहाँ पर थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 डिग्री प्लस सरफेस इंटीग्रल S2, यहाँ पर हो जाएगा S1 यहाँ पे E ds2 cos 0 डिग्री प्लस यहाँ पर हो जाएगा S3 E ds3 cos 0 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर फाई E है, फाई E का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर हमें इसका वैल्यू जो है आपका मिलेगा cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ पर हो जाएगा E ds प्लस cos, ओह सॉरी यहाँ पर 90 है ना, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 0 का वैल्यू होता है 1, ये वाला वैल्यू हो गया। और यहाँ पर cos 90 का वैल्यू जो है वो होगा 0, cos 90 का वैल्यू 0, मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का टोटल टर्म 0 और फिर यहाँ से यहाँ तक का टोटल टर्म 0, 0 प्लस 0। मतलब आपका फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो सिर्फ एरिया वेक्टर ds1 ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सिर्फ ये वाला जो सरफेस है इसी से होकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका पास करेगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसके किसी भी पॉइंट पर आप लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप इस पॉइंट पर लें, इस पॉइंट पर लें, इस पॉइंट पर लें, कहीं भी लें, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कर लिया बाहर। यहाँ पर आपका सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका ds1 S1 का। अब ये ध्यान रहे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यों का त्यों अब इस डी एलिमेंट्री एरिया का
ये वाला जो एलिमेंट्री एरिया है, अब इस एलिमेंट्री एरिया का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा ये सरफेस S1 प्राप्त होगा। अब सरफेस S1 का हमें एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। किसी सिलेंडर का एरिया कितना होता है तो हम जानते हैं कि उसका एरिया होता है 2πr_L। किसी भी सिलेंडर का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो उसका एरिया का वैल्यू होता है 2πr_L। अब ये हमारा मिल गया हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फ्लक्स मिला हमको। अब इस गॉसियन पृष्ठ, ये जो गॉसियन सरफेस है, इसने कितना आवेश जोड़ा है, ये जो गॉसियन पृष्ठ बना है, इस गॉसियन पृष्ठ के द्वारा हमारा कितना चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के द्वारा ऐड किया गया, इसमें अलग से जोड़ा गया। तो यहां पर हम लिख देंगे गॉसियन पृष्ठ के द्वारा जोड़ा गया आवेश। आवेश को हम लोग Q से दिखाते हैं। ओके, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें पढ़ा था, उसको दिखाते हैं हम लोग लेमडा से। यहाँ पर जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको हम लोग लेमडा से दिखाते हैं, और ये एक एल लेंथ पर हुआ है, तो Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। अब हम लोग Q का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम लोग गॉस थ्योरम से यहां पर अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम, ये गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या बोलता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम यही बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा वो चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा। यहाँ पर चार्ज है Q और उससे 1/ε0 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू Q का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गया लेमडा एल, यहाँ पर हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब फाई ई का वैल्यू यहाँ पर हमें मिला हुआ है इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 से फाई ई का वैल्यू हमने लिख दिया E इंटू 2πr_L इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें इक्वेशन जो है आपका मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो एक लॉन्ग थिन वायर के लिए हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से एक स्टेप यहीं पर लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एल अपॉन 2πr_L एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। E इज इक्वल टू ये L और ये L कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपको मिल गया लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन हो गया। इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन आपको मिलेगा अगर किसी भी लॉन्ग वायर पर आपका चार्ज जनरेट हो गया है और गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो यही इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि जो थिन वायर है, ये थिन वायर के बाद जो गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है, जो गॉसियन सरफेस बनाया है, और उनके बीच की जो दूरी है R, उस R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके व्युत्क्रमानुपाती के बराबर।